बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले जो अपनी तमाम तकारीर के अंदर, तमाम जलसों के अंदर तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे। एक, उनका नारा होता था एहतसाब का, करप्शन की बहुत ज़्यादा बात की जाती थी और ये कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनेगी तो सबका कड़ा एहतसाब होगा। लेकिन अभी जो नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, इससे क्या वाकई वो नारा इमरान खान साहब भुला चुके हैं? ये कॉम्प्रोमाइज़ आखिर क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे लोग ऑर्डिनेंस के इजरास से लेकर ये सवाल करते हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो दो चीज़ें जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा करते थे वो सेहत और तालीम होती थी। तो तालीम का हाल तो ये है कि आज उनकी केपीके हुकूमत में एक बार फिर उनकी काबीना में हमने देखा है कि तब्दीली हुई है, तौसी की गई है और एक मैट्रिक पास वज़ीर को वज़ीर तालीम बना दिया गया है। अकबर अयूब साहब, जिनका खुद प्रोफाइल जो है वो उनकी वेबसाइट पर, हुकूमत की वेबसाइट पर दर्ज है, उनको आज एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, जिसमें उनकी तालीम जो है वो मैट्रिक दर्ज की गई है। तो तालीम के हवाले से तो संजीदगी का आलम ये है। और सेहत का भी हम बताते चलें, एक ऐसा मौजू है और सिंध के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे, क्योंकि पिछले प्रोग्राम्स में हमने बात भी की थी एड्स को लेकर। पीपल्स पार्टी के बड़े लोग नाराज़ भी होते थे और ये कहते थे कि आप लोगों को सिंध में तो बीमारियां भी, गुर्बत भी, हर चीज़ नज़र आती है, लेकिन बाकी सूबों का हाल आप लोग नहीं बताते। सो वो आदादो शुमार जो है वो खुद हालात बता रहे हैं और वो ये कि पाकिस्तान में एड्स की बीमारी तेज़ी से फैल रही है और मुल्क में एड्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई है। और आपको हैरानी होगी कि इस बार सिंध नहीं, एड्स से ज़्यादा मुतासरा सूबों में पंजाब सरे फहरिस्त है, जहां पर 17,790 मरीजों के जो है रजिस्ट्रेशन सामने आई है। बलूचिस्तान में सबसे कम 1,104 अफराद एड्स की बीमारी में मुब्तला हैं। दूसरे नंबर पे सिंध में एड्स से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 10,931 है और इस्लामाबाद में एड्स से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 3,717 और खैबर पख्तूनख्वा में एड्स से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 3,360 है। अब ये वो इशूज़ हैं जिनका PTI की हुकूमत की जानिब से जिक्र भी आज भी किया जाता है, हुकूमत बनने से पहले भी किया जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन पर संजीदगी कितनी दिखाई जा रही है, इस हवाले से पॉलिसीज़ कितनी बनाई जा रही हैं, या इन इश्यूज पर जो अवामी इश्यूज हैं उन पर आखिर पार्लिमान के अंदर, जहां पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, कितनी बात करते हैं। दीगर कानून साजियां, दीगर तरामीम जिस पर अपोजिशन भी बहुत साथ दे रही है, वो तो बहुत खुश असलूबी से मामला तय पा जाते हैं, बड़ी आसानी से वो चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं होती हुई, लेकिन इस पर नहीं बात की जाती है। लेकिन आज सबसे पहले जिस गुफ्तगू से, जिस मौजू से आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का, वो इस हुकूमत के लिए सोमवार से यानी पीर के रोज़ से होने वाली एक मुश्किल का है, एक मुसीबत जो खड़ी होने जा रही है। और सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं है, उससे ज़्यादा अवाम सफ़र करने जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने ये मामला यहाँ तक पहुँचने क्यों दिया, नौबत यहाँ तक क्यों आई, क्यों इस मामले को नहीं निपटाया जा सका? और वो ये मामला है कि मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, पीर से पहिया जाम हड़ताल करने जा रहे हैं। मुराद सईद साहब के, जो कि वफाकी वज़ीर बराए मवासलात हैं, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा सामने आ गया है। मुराद सईद साहब ने क्यों इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नेगोशिएशंस हमें नज़र आती रहीं, मुज़ाकरात होते रहे, मुलाकातें होती रहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो भी नाकाम हो गए। क्यों इन तमाम मामलात पे जिससे अवाम मुतासिर होगी, अवाम की ज़िंदगी जो है वो सफ़र करेगी, हुकूमत उस पर संजीदा क्यों नहीं है? इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर गवर्नर पंजाब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। राना तनवीर हुसैन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, आपका भी बेहद शुक्रिया। PTI की तरफ से मलिका बुखारी साहबा में थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, लेकिन आप दोनों की इजाज़त से खोसा साहब और राना साहब, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। हमारे साथ निसार हुसैन जाफरी साहब मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस हैं। और ये बड़ी खबर
खबर है कि मुल्क भर के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। स्ट्राइक जो है वो होने जा रही है पीर से, जिससे एक गांव का जो किसान है उससे लेकर शहर के एक दुकानदार तक और अवाम तक जो सफ़र करने जा रही है वो हुकूमत की संजीदगी उस पर क्यों नहीं है। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये समझा दीजिए कि ये पहिया जाम हड़ताल की नौबत आई क्यों, मामलात यहाँ तक पहुँचे क्यों? बहुत शुक्रिया सादिया। सादिया, मैं कुछ बादी नज़र में जाऊँगा। ये एक सेफ्टी ऑर्डिनेंस था 2000 और ये इसमें जो है हमारी, क्योंकि 6-7 दिहाई से जो गाड़ियाँ बनी हुई थी वो वज़न ज़्यादा उठाने के लिए वज़नी गाड़ियाँ बनी हुई थी, और जब और तकरीबन सन 2000 में सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डिनेंस आया और उन्होंने कहा कि जी आप वज़न जो है वो कम उठाएं। तो 20 साल से हम गवर्नमेंट से लड़ रहे थे कि हम जी वज़न कम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी गाड़ियों का अपना वज़न काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 1 साल पहले जब ये गवर्नमेंट आई पीटीआई की और उन्होंने तब्दीली का नारा लगाया और मुराद सईद साहब जो है वो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर बने, तो इनसे हमारी इस मामलात में कई मीटिंग हुई और हमने भी इन्हें यही कहा कि 20 साल से हम जो है इसे गाड़ियों के वज़नी होने की वजह से हम ये कम वज़न उठाने से कासिर हैं और हमें जो है वो ज़्यादा वज़न की ज़रूरत है। तो जिस पे मुराद सईद साहब ने कहा कि इसमें जनाब रोड की सेफ्टी की ज़रूरत है और रोड सेफ हो जाएगा, लाइफ सेफ होंगी और हम तब्दीली चाहते हैं इस मुल्क में, तो हमने उनकी इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 10 अरब से ज़्यादा खर्च कर अपनी 4 लाख से ज़्यादा गाड़ियों को जो है वो कम वज़न के मुताबिक हमने उन गाड़ियों को तैयार किया। और जब हमने तैयार कर लिया तो इन्होंने वो कम वज़न की जगह पर दोबारा कुछ अपने मनपसंद इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं इनके पास, उनके कहने पर दोबारा इन्होंने वही वज़न जो हम पहले कहते थे उस वज़न को बरकरार कर दिया। अब हमारी गाड़ियां जो हैं वो हल्की हो गई हैं और वज़न इन्होंने जो है ना वो ज़्यादा कर दिया। उसके हवाले से फिर हमने मुतअद्दिद बार इनसे मीटिंग की और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। सीपी नंबर 2360/2019 हमने एक सीपी दाखिल की और जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर ऑर्डर किए जज साहब ने कि जो आपका ऑर्डिनेंस है कानून के मुताबिक इस पर अमल दरामद कराएं। मुराद सईद साहब ने उसको भी पसे पुर्स रख दिया और आज तक जो है वो वही जो गैर कानूनी जो इन्होंने हमें पाबंद किया था कानून के मुताबिक जिस पे हम तैयार हो गए, अब गैर कानूनी काम जो है वो मुराद सईद साहब सही है। पहले आप लोग कह रहे थे कि वजन ज्यादा उठाने की इजाजत दी जाए तो उस पे हुकूमत मान नहीं रही थी। जब आप लोगों ने अपनी गाड़ियां तैयार कर ली, पैसा खर्च कर लिया, उसके बाद आप लोगों को कहा गया कि ज्यादा वजन उठाया जा सकता है, आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। हमारे साथ रहेगा क्योंकि ये बड़ा अहम इशू है। ये बज़ाहिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपनी गाड़ियां बंद करके बैठ जाएंगे। इससे जो सारिफीन हैं जिन तक रोजाना जो है वो रोजमर्रा की अशिया, जरूरत की अशिया जो हैं वो पहुंचना बंद हो जाएंगी। जो ऑलरेडी लतीफ़ खोसा साहब गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से पिसी हुई आवाम है और मुश्किलात में खड़ी होने जा रही है मंडे से। ये जिस तरह जाफरी साहब ने भी कहा कि आपको वाकई ये मामला लगता है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपने मनपसंद इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है और इसमें अवाम का कहीं पर भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। देखें सादिया, वो तो बिल्कुल इनकी बात से ही नज़र आ रहा है कि आपने हैवी व्हीकल्स जो है पहले 2000 का ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको जो है सड़क पर लेकर आए और उसके बाद 20 साल बाद माशाल्लाह मुराद सईद साहब बहुत ही होनहार और बहुत ही ताकतवर इस वक्त वज़ीर आज़म के जो वज़ीर हैं, माशाल्लाह कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, तो उनकी ब्रेन वेव देखिएगा कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आपको जो है सड़कों की जो है वो इस पर इस वजह से हमारी सड़कें बैठ जा रही हैं या जो भी उन्होंने मंतक दी उसके ताबे। और मैं इनको आफरीन पेश करता हूँ जाफरी साहब को और इनकी ट्रांसपोर्ट के जो नुमाइंदगान हैं कि इन्होंने उसके गैर कानूनी अमल पर भी अमल दरामद करते हुए 10 अरब रुपया लगाकर इन्होंने सारी गाड़ियों को मॉड्यूलेट किया और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक।
उसको 10 अरब लगाया। तो पहले तो जाफरी साहब ने भी बादशाही की, उसी वक्त चैलेंज करते ये नाजायज़ हुक्म जो था मुराद सईद का, बिल्कुल नाजायज़ हुक्म था। जब एक चीज़ देखिए, एक होता है लोकस पोटेंशियाई का हमारा प्रिंसिपल, लोकस पोटेंशियाई का, आपने जब एक हुकूमती फैसले, एक हुकूमती कानून, एक रियासती कानून के ताबे आपने अपनी बिजनेस कारोबार शुरू किया और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करके जारी कर दिया, तो फिर हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं होता कि उसको वापस ले लें, क्योंकि लोगों का उससे न सिर्फ रोज़गार वाबस्ता होता है बल्कि एक सरमाया लगा हुआ होता है। फ़ौरन जो है ज़ाहिर है उसमें कंपोनेंट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो बाहर कैफ इन्होंने, मैं कहता हूँ इनकी बहुत हिम्मत है कि इन्होंने फिर भी उस पर अमल दरामद किया। लेकिन अब फिर दोबारा कहना तो जाहिर है मनपसंद लोगों के अलावा मुझे तो और कोई वजह नज़र नहीं आती है कि या तो पहले तुमने गलत किया या तुमने अब किसी के। देखिए, दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं कि मुराद सईद को न सिर्फ इस चीज़ सारी का जिम्मेदार किया जाए, बल्कि इनका बिल्कुल ये मुतालबा ठीक है कि उसको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। लेकिन ये सादिया आज लिख लो अच्छा। जितना माशाअल्लाह ये ब्लू आइड है प्राइम मिनिस्टर का, ये प्राइम मिनिस्टर जो है उसी तरह इसकी हिफाजत करेगा जिस तरह वो उस्मान बुज़दार का कहता है कि ये उस्मान बुज़दार तो बहुत अजीम शख्स है और फलान है, ये मुराद सईद को नहीं हटाएगा। वो तो कह रहे हैं ना उस्मान बुज़दार साहब को हटाने वाले थोड़ा मजीद इंतजार करें, 3.5-4 साल तो इंतजार वो कहते हैं कम से कम करना ही पड़ेगा, जो उस्मान बुज़दार को नापसंद करते हैं। राना तनवीर साहब ये बताइएगा कि ये मामलात कितने टेकअप हुए पार्लियामान के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर, कितनी इन पर बात हुई? ये ट्रांसपोर्टर्स वाला मामला तो बड़े अरसे से चल रहा है, यही इनका उस टाइम पे भी गिला था मुराद सईद साहब से या पॉलिसी से इस हुकूमत की, और अब तो जो सोमवार से होने जा रहा है तो अवाम कहाँ पे रिलीफ तलाश करने की कोशिश करें? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो आवाम के सामने बड़े अच्छे पेश किए जा रहे हैं और आ भी रहे हैं, वो रेटिंग्स वाली कंपनीज भी बड़ी अच्छी रेटिंग्स दे रही हैं, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पे तो नज़र नहीं आ रहा। और ये ट्रांसपोर्टर्स वाले मसले को आपको लगता है कि जितनी तेज़ी से और जितनी आसानी से हम बाकी तरमीम और कानून साजियाँ देखते हैं, ये मामला क्यों नहीं टेकअप होता? इस पर क्यों नहीं बात होती पार्लियामान में? सादिया, शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इस हुकूमत के हर रोज़ आप अनोखे फ़ैसले, अनोखे काम देखते हैं, अनोखी ये हुकूमत है। और मुझे कोई समझ नहीं आती कि इनके पीछे जो भी ये फ़ैसले करते हैं क्या हिकमत अमली होती है। बल्कि एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं या इनके अपने लोग हैं, एक ख़ास किस्म का तबका है, वो ही पॉलिसी बना रहा है, वही इनके फैसले कराया। जिस तरह आपने कहा कि कुछ जाफरी साहब ने कि कुछ फैक्ट्रियों के मालकान जो बड़े बासर या इनके करीबी फैक्ट्रियों के मालकान हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये वो फैसले करवाते हैं। और मैंने यही देखा 90% वही वो फैसले करवा रहे हैं जो रिलेटेड टू ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही हैं। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, आपने मैक्रो इंडिकेटर्स का भी कहा, मैं उस पर भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस कर सकता हूँ कि किस तरह आपने इतनी उनको चिट दे दी कि जो रेटिंग वाले अदारे हैं वो भी कह रहे हैं। कोई स्वाय मुझे बताएं कि एक ये बात करते हैं कि करंट डेफिसिट जो है वो हमने उसका जो गैप है उसको नैरो किया है, लेकिन मैं समझता हूँ इतनी वो ख़तरनाक बात इन्होंने की है, इतने फैसले ख़तरनाक किए हैं कि कर्व करके, कंट्रोल करके या उसमें कमी ला के इंपोर्ट में, जो कि नेगेटिव ये एक चीज़ है कि आप इंपोर्ट काम कर रहे हैं, जो कि इंपोर्ट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। आप बेहतर होता कि आप जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट को करते एक्सपोर्ट बढ़ा के, वो हेल्दी चीज़ है, वो इकोनॉमिक हेल्थ है, आप देखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ है। ये तो खैर आपने बात की तो मैंने उसका जवाब देना ज़रूरी समझा कि बिल्कुल इंडिकेटर सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो GDP हो, चाहे कोई भी आप इंडिकेटर्स देखें। अब इनका इशू जो है वो हमने टेकअप किया है, जो भी इशू जिस भी तबके के साथ हैं या जिस क्लास के साथ या किसी कारोबारी तबके के साथ हो या इस तरह हमारे लेबर क्लास के हों। तो अभी पिछले दिनों में ये इशू टेकअप हुआ और ये भी जो इन्होंने ये फाइन जो ये लगाए हैं, आप कोई रैशनल देख सकते हैं कि 750 को इन्होंने 5000 या पता नहीं किस हद तक ले गए। ये जाफरी साहब बताएंगे उनके अमाउंट, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 20,000।
10,000 गुना 20-20 गुना 10,000 ये तक। दुनिया में किसी जगह नहीं। कम से कम 10,000 नहीं, 20, 25, 30, 10,000 ये बताएंगे, ये उनकी अपर लिमिट भी बताएंगे ये। और कम से कम नीचे की अगर आप 10,000 और परसेंटेज आगे देखें तो मेरा वो 20-25 हजार के जुर्माने भी किए गए हैं, और जिसकी 25,000 दलील ये दी जाती है कि हादसात को कम करने के लिए ये किया गया है। और ये ट्रांसपोर्टर सादिया शायद एक फेरा जिसको कहते हैं उसमें ये शायद इतने पैसे भी ना बचाते हो, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे इनको ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी इनकी कॉस्ट आती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये गवर्नमेंट ऐसी है कि जिसको आप कह सकते हैं कि अभी मैं क्या कहूँ, नलायकों की हुकूमत है या एक अपने मफादात की हुकूमत है। अपने मफादात के लिए तो ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। वहाँ कहते हैं बुज़दार बड़ा अजीम आदमी है, वो नहीं हिलेगा। एक्चुअली बात ये है कि मुझे ठीक है, ये जो आपने कहा ना कि वो जो चालान फीस है वो भी हम देख रहे हैं बढ़ा दी गई मोटरवे पर। मैं जरा मलिका बुखारी साहिबा से भी इस चीज का जवाब ले लूं, क्योंकि नहीं, मुझे सादिया एक बात याद आ गई है पिछले दिनों। सादिया एक बड़ी जरूरी, सिर्फ मैंने आपको एक नोटिस मिला ना, पिछले 1-2 दिन में ये बड़ी हीटेड डिस्कशन हुई इन जो जुर्माने इन्होंने बढ़ाए और ये सारे ट्रांसपोर्टर के मसले। तो मराज सही साहब खड़े हुए वहाँ असम्बली में, तो उन्होंने कहा कि ये सस्टेनेबल गोल्स जो हैं, जरा बात सुने, मैं हैरान हूं कि उनकी कितनी एजुकेशन है या क्या है, वो क्या सिलसिला है या किस तरह। तो हर मिनिस्ट्री को सस्टेनेबल गोल्स अचीव करने के लिए टारगेट दिया गया। सस्टेनेबल गोल्स आप समझते हैं को उसको कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को सस्टेनेबल गोल्स के टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने ये फाइन बढ़ाए हैं। मैंने सर पकड़ लिया उधर जब उसने ये जवाब दिया है कि सस्टेनेबल गोल्स का जो टारगेट दिया मिनिस्ट्री को उनको चले मलिका बुखारी साहिबा से जान लेती हूँ कि वो सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए फाइन्स बढ़ा दिए। मलिका बुखारी साहिबा भी शायद उस दिन कि मोटरवे पर चालान फीस जो है वो 500 से कम 10,000 हो गई है। कौमी शाहराहों पे जो है वो टोल प्लाजा की तादाद जो है वो कैसे अचीव करेंगे, पूछ लेते जी। मलिका बुखारी साहिबा, बहुत सारी चीजें होगी, अब जवाब दे दें, आपने सुन लिया है। रणवीर साहब ने बात की, दोनों सीनियर रहनुमा हैं डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज के, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के भी मेंबर थे जो अपनी रिजर्वेशंस बयान कर। देखिए सादिया, पहली बात तो ये है कि ऑल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने कल सक्सेसफुल नेगोशिएशंस की। चौधरी सरवर साहब जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे उनके साथ सक्सेसफुल नेगोशिएशंस की, और ये स्ट्राइक कल से कॉल ऑफ हो गया है। और एक कमेटी बनी है ट्रांसपोर्टर्स की और हुकूमती नुमाइंदों की जो 31 जनवरी तक इस इशू के ऊपर एक लाए अमल तय करेंगे। सो नेगोशिएशंस होंगी और इंशाल्लाह ये जो स्ट्राइक है ये अब कैरी आउट नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि तनकीद बराए तनकीद तो एक बात है, और रैशनल की भी बहुत सारी डिस्कशन हुई, और ये कह रहे हैं कि हम नाअहल हैं और हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। मैं सख्त बात नहीं करना चाहती, टेलीविजन पे दोनों सीनियर मेंबरान हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मेंबर्स हैं, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के एक्शन से, चाहे वो ओमनी ग्रुप के ओनर को प्रोटेक्ट करना हो, उनके थ्रू फेक अकाउंट्स इस्टेब्लिश करने हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन करनी हो मुश्ताक चीनी और दीगर मेंबरान के थ्रू, तो वेस्टेड इंटरेस्ट इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। और इन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को और पाकिस्तान की आवाम के पैसे को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए बहुत बुरी तरह उसका ज़िया किया है, पाकिस्तान की आवाम के पैसे को लूटा है और मनी लॉन्डर भी की है। तो ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट की बात हो गई। तीसरी बात आई रैशनल की। देखिए सादी, रैशनल ये है कि जिन ममालिक के अंदर हेवी फाइन्स होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक वायलेशंस कम होती हैं। रैशनल यही है कि देखिए एक 750 रुपए का फाइन था, अब वो फाइन अपनी अफादियत, अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर चुका है, उसको कभी आपने फाइन को इंक्रीज नहीं किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है हालिया, उसके अंदर बयान किया गया कि 1700 एक्सीडेंट्स हुए ओनली इन 2019, उससे 4000 लोगों की अमवात हो चुकी हैं, अब 12000 लोग इंजर हो चुके हैं। देखिए फाइन्स का इंक्रीज डायरेक्टली लिंक्ड है टू सेट अ डेटरेंट, कि लोगों के अंदर एक डेटरेंट आए कि अगर हम तेज गाड़ी चलाएंगे, अगर हम ट्रैफिक वायलेशंस करेंगे तो हमें हैवी फाइन देना पड़ेगा। ये किसी ट्रांसपोर्टर या किसी सिटीजन के ऊपर अजाब वो बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो देखिए शिकायत भी उनकी आ रही है कि लाइसेंस में मुश्किलात कोई और तरीके हो सकते थे, कहीं और से मुश्किलात बढ़ा दी जाती ताकि उसमें एहतियात की जाती। वो तो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का भी जो इशू है वो कह रहे हैं कि जनाब वो मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वो गाड़ियां ही अंदर बंद कर दी जाती हैं। वो कह रहे हैं जुर्माना इतना कर दिया जितना ड्राइवरों के पास जेब खर्च भी नहीं होता।
उतना तो जुर्माना मांग लेते हैं। ज़ेरे बहस है ना, जैसे आपको मैंने बताया कि नेगोशिएशन के थ्रू स्ट्राइक की जो कॉल है वो एंड हो चुकी है। बट इसमें ऑलरेडी नेगोशिएशंस तो हुई ना मलिका बुखारी साहिबा। आपके गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल साहब, वो नाकाम हुए, वो मुज़ाकरात चलते रहे और ये मसला काफी अरसे से पंजाब ने सक्सेसफुल नेगोशिएशन कंप्लीट कर ली है, स्ट्राइक नहीं हो रहा, नेगोशिएशंस होंगी जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये टेबल पर लेके आएंगे, जो हुकूमत जिस रैशनल से ये इंक्रीज करे अच्छा, आप कह रही हैं ओके, और इंशाल्लाह ये इशू बहुत अहम है और हम इसीलिए इस पर बात भी कर रहे हैं कि ये मामला एक गांव के किसान से शुरू होता हुआ शहरी दुकानदार तक और उसके बाद सारिफ तक जो रोज़ाना अशिया आती हैं, सब्जियां हो गई, दूध हो गया, वो किस तरीके से पहुंचेगी। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि मामला तय हो जाएंगे, हड़ताल नहीं होगी। लकीली क्योंकि निसार हुसैन जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं एक ब्रेक से वापस आके उनसे पूछ लेती हूँ कि जाफरी साहब, मलिका बुखारी साहबा ने तो कहा है कि सोमवार से हड़ताल पे आप लोग नहीं जा रहे हैं और आज आप लोगों ने पूरे मुल्क के ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग करके ये बाकायदा ऐलान किया है। सो पॉइंट ऑफ व्यू उधर के का भी आ गया, आपसे भी ज़रा एक दफ़ा फिर जान लेती हूँ राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। जाफरी साहब, जल्दी से पहले तो वो बता दीजिए उसका जवाब जो मलिका बुखारी साहिबा ने कहा कि उनके मुज़ाकरात जारी हैं और उनको बड़ा यकीन है, वसूख से उन्होंने कहा कि सोमवार को आप लोग हड़ताल नहीं करेंगे। आप लोग तो मुराद सईद साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को ये भी यकीन है कि आप लोग हड़ताल पे ही नहीं जाएंगे। देखें सादिया, मैं बड़ी खुशफहमी और गलतफहमी में मुब्तला था कि शायद मुराद सईद साहब जो हैं वो वाहिद ही गैर संजीदा और गैर ज़िम्मेदार इंसान हैं। लेकिन मैंने अपनी बहन मलिका बुखारी साहिबा की जब बातें सुनी हैं तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि हुकूमत में गैर संजीदा लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, मेरी बहन ने एक ये बात की कि पंजाब में लाहौर में एक जो है वो स्ट्राइक कॉल हुई थी और वो एक दिन में कॉल ऑफ हो गई। वो लोकल बसेस और मिनी बसेस की थी और मेरी बहन को 2014 का उस वक्त ये नहीं थी मेंबर, लेकिन ये मालूम कर सकती हैं कि 2014 में हमने एक स्ट्राइक कॉल की थी और एक 2017 में स्ट्राइक कॉल की थी। राना साहब की गवर्नमेंट थी, इसहाक डार साहब हमारे साथ आते थे यहाँ पर, ज़ुबैर साहब गवर्नर होते थे और 17 में और 14 में जो है वो इशरत लिबाद साहब। 10-12 दिन की हमारी स्ट्राइक थी। मुल्क में खुर्दनोश और ख़ाम माल की कमी हो गई थी, पोर्ट पे डेडलॉक हो गया था, जहाज़ वापस जा रहे थे, तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो गई थी। इंडस्ट्रियों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी इंडस्ट्रियां बंद करके चाबी देने का कहा था। मेरी बहन इस मसले को इतना आप जो है वो नॉन सीरियस ले रही हैं। आप समझें, कोई भी इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट के बगैर चल ही नहीं सकती है। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी सब्जी, आपका फ्रूट, आपका कोयला, ये कोई भी बिल्कुल सही है। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है। प्रोग्राम के आगाज में मैंने इसका जिक्र किया था जाफरी साहब, लेकिन अब इस क्राइसिस से पाकिस्तान की आवाम जो ऑलरेडी इतना ज्यादा परेशानी में मुब्तला है, निकलेंगे कैसे? क्या ऐसा हुकूमत करे, क्या होना चाहिए कि आप लोग, एक तो मुतालबा मुराद सईद साहब का आपको लगता है कि वो इस्तीफा आएगा, जो खोसा साहब ने कहा बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल आपने ये डिमांड सामने रख दी है, और दूसरा कि सोमवार की स्ट्राइक से बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका एक ही है कि जो कानून है, हुकूमत का बना हुआ कानून है जिस पे अदालत ने भी इम्प्लीमेंटेशन का कहा है, आप उस पर अमल दरामद कराएं। इसका तो वाहिद हल है कि उस पर अमल दरामद कराएं। और मैं तो इससे फ़ायदा उठाते हुए खोसा साहब से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अगर नहीं होता तो मुतालबात रखें। अगर नहीं होता तो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। हम तो सबसे पहले अपना ज़ाती नुकसान कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर अपना नुकसान पहले कर रहे हैं और उसके बाद जो है मुल्क के मफाद के लिए हम नुकसान कर रहे हैं। खोसा साहब से आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो क्विकली कर दें। हाँ, मैं खोसा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसमें एक सेक्रेटरी साहब आए हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गुलाम अब्बास डेथो साहब। वो यहाँ पर उन्होंने जंगल का कानून बनाया हुआ है। अच्छा। हमारा जो परमिट फीस पूरे पाकिस्तान में है, देखें KPK में 6,000 रुपये 3 साल की परमिट फीस है और पंजाब में है 6,600 रुपये परमिट फीस है, ठीक है, 3 साल की। और बलूचिस्तान में 3,500 रुपये परमिट फीस है 3 साल की, जबकि सिंध में 18,000 रुपये 3 साल की परमिट फीस है, मल्टीप्लाई बाई 3 है। तो क्या सिंध गवर्नमेंट हमारे परमिट पे ही चलना चाहती है?
और जहाँ तक मेरी बहन ने ये फ़ाइन की बात की है मोटरवे के हवाले से, तो मोटरवे तो हमारे हैवी व्हीकल्स के चालान जो है उससे मोटरवे की तनख्वाहें भी चल रही हैं, और जो इनकी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल जो मोटरवे का डल रहा है वो सारा हैवी व्हीकल्स के जुर्मानों से चल रहा है इस वक्त। और NHA जो है वो हमारे टूल टैक्सों पे चल रहा है। हमारी एक गाड़ी लाहौर आती है और जाती है 16,500 रुपये टूल टैक्स अदा करती है, और जो पिशावर जाती आती है वो 18,500 रुपये टूल टैक्स। इन्होंने टूल टैक्स भी कितने ऊपर रह गए, और हाईवेज पे कोई मराद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में नेशनल हाईवे के पास एक फायर टेंडर नहीं है। अगर कोई गाड़ी जल जाए तो उसको बुझाने के लिए इनके पास दुनिया के मुल्कों की मिसालें ये देते हैं। वहाँ तो जो है वो एयर फायर टेंडर है, यहाँ तो हमारे पास जो है एक मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे उनसे बात कर लेंगे। और मलिका बुखारी साहिबा भी कह रही हैं ये मसला जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। और ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्होंने कहा है कि ये हम हड़ताल करेंगे। अशिया खुर्दनोश की फराहमी जो है वो किस कदर मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तानियों के लिए। और कह रहे हैं मुल्क भर में हम ये आज डिसाइड कर लिया कि मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स ये हड़ताल करने जा रहे हैं। सो अल्लाह करे कि इससे पहले मामला तय हो जाएं। लेकिन खोसा साहब, इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो चलें वो इशूज़ हैं जिनका मतलब एज अ पाकिस्तानी हम यहाँ पे बैठ के बात कर देते हैं कि इनको ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए पार्लियामान में, जहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। नेशनल असम्बली में डिबेट्स और हो रही होती हैं, बहुत गैर ज़रूरी डिबेट्स भी हम सुन रहे होते हैं। लेकिन एक और मामला है तालीम की, बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब बात करते हैं। आज जो अकबर अयूब साहब KPK में तालीम के वज़ीर लगाए गए हैं, एक तो उनका कसूर ये नहीं है कि उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, सिर्फ उन्होंने आज ये भी कहा है कि तालीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका बयान है, उन्होंने कहा मैंने तो पॉलिसी बनानी है, तालीम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब तो बताते हैं अवाम को कि तालीम से बहुत फ़र्क पड़ता है। सादिया, पहले तो मैं जाफरी साहब की अर्ज़ करता चलूँ कि मैं इंशाल्लाह कराची जा रहा हूँ। मैं बिलावल चेयरमैन से भी और जरदारी साहब से भी यकीनन इनकी ये बात जो इन्होंने कहा है कि 18,000 जो है ये परमिट का लेते हैं फ़ीस का, मैं यकीनन ये बात करूँगा, ये खातिर जमा रखें। जहाँ तक दूसरा ताल्लुक़ है, अगर मैं अपनी सर्विसेज जो है इनके नज़र करता हूँ जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रखा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है मुराद सईद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तौहीन अदालत में अंदर भी होगा। और ये हुकूमत से गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये अदालत आलिया से जो फ़ैसला है उस पर अमलदारी करना ये अदालत के फरीज़ों में आता है। और मैं अपनी खिदमात बग़ैर किसी फ़ीस के इनको नज़र करता हूँ इनकी। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए ये बिल्कुल ठीक है। आपको पंजाब का मैं बताऊं कि एक गवर्नर थे जो ख़ुद मैट्रिक थे, और गवर्नर चांसलर होता है, और ये जो मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर होता है वो प्रो चांसलर होता है। तो तलबा ने उनसे डिग्री लेने से इनकार कर दिया कि जो मौसूफ खुद जो है ग्रेजुएट नहीं है या MA नहीं है, वो MA की, मास्टर्स की, PhD की, ग्रेजुएशन की डिग्रियां हम उनसे क्यों लें। तो देखें, जिसने खुद तालीम हासिल नहीं की है उससे आप क्या तवक्को करेंगे। और अगर ये कहते हैं कि तालीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखिए ये नॉलेज बेस्ड ईरा है, ये जो है एक्सपेंशनिज्म का दौर नहीं है, ये जंगों का दौर नहीं है, ये दिमाग का दौर है, ये आपकी एजुकेशन का दौर है। तालीम ही से आपका मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर आप अपने आप को तालीम याफ्ता करेंगे ही तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपके आइन में खाली लिख देने से और आपके कानून में लिख देने से कि एजुकेशन कंपलसरी है और फलान है, आप ज़रा देखिएगा इंटरनेशनल ग्लोबल फिगर्स में आप पैथेटिकली एजुकेशन में बहुत पीछे हैं दुनिया से। और आपका फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और जो स्कूल से जो माने यानी 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूल से बाहर है जो पंजाब का है आपका। अब आप देखेंगे इतनी पैथेटिक किस्म की आपकी जो है लो एजुकेशन रेट है, लिटरेसी रेट इतना कम हो तो वो कौमें तरक्की नहीं करती हैं। आपका बहुत ज़्यादा दारोमदार एजुकेशन पर होना चाहिए। आप अपनी बजट एलोकेशन में भी खुदारा एजुकेशन में रखें, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी रखें। जब तक आप एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए ये रट्टा वाला नहीं चलेगा। आपका तालीमी निज़ाम बदकिस्मती से फ़र्ज
फरसूदा हो गया है। आप इस तालीमी निज़ाम को इंटेग्रेट करें टेक्निकल एजुकेशन से और इंडस्ट्री से, इसको मुंसलिक कीजिएगा। खुदारा सिर्फ जो है इस किस्म की एजुकेशन ना दें कि बच्चे डिग्रियां लेकर और नौकरी ढूंढते फिरें और नौकरियां ना मिले तो डिग्रियां जलाएं और फिर दे विल लिंच दिस। क्योंकि आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है पाकिस्तान का, आपकी मैंने ये सवाल इसलिए भी किया था कि उसके बाद जो जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं कि एक तो आप मैट्रिक पास को वजीर तालीम लगा दें और ख़ुद इमरान खान साहब के सैकड़ों बयानात तालीम के ऊपर मौजूद हैं, तालीम की अहमियत को उन्होंने जगह जगह उजागर किया, और उसके बाद वो वजीर तालीम ये कह दें कि तालीम से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो पॉलिसी बनानी है। और उसकी मज़ीद जस्टिफिकेशन वजीर इत्तलात KPK शौकत यूसुफजई साहब ये दें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे हैं। तो तालीम से वाकई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सोचना होगा। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से आगे डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि ये हुकूमत ऑर्डिनेंसेस पर इतना ज़्यादा तकिया क्यों किए हुए है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सदर आरिफ अलवी 24 सितंबर 2018 से कम 20 ऑर्डिनेंसेस जारी कर चुके हैं। 30 अक्टूबर 2019 को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने 8 ऑर्डिनेंसेस जारी किए, जिनमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑर्डिनेंस 2019, एनफोर्समेंट ऑफ विमेन प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्डिनेंस 2019, बेनामी ट्रांजैक्शंस रोकथाम तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019, सुपीरियर कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2019, नेशनल अकाउंटेबिलिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019, लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2019 और विसल ब्लोअर एक्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। राना तनवीर साहब, आप ऑर्डिनेंसेस के हवाले से इस हुकूमत को कहते हैं कि PTI की हुकूमत क्यों इतना ऑर्डिनेंसेस का सहारा ले रही है? आप क्योंकि नेशनल असम्बली में मौजूद भी होते हैं, मुराद सईद साहब की तकारीर को भी बड़े शौक से सुनते हैं, तो मुराद सईद साहब ने पिछले दिनों ये याद भी कराया था, वो कहने लगे कि PMLN जो है वो ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस लेकर आई थी अपने दौर में, हमारी तो कोई तादाद ही नहीं है। सादिया, बड़े हम अफसोस के साथ ही ये रोज़ाना बहस करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पे कि पिछली गवर्नमेंट में ये हुआ, पिछली गवर्नमेंट में ये हुआ, पिछली ये एक ही उनका नैरेटिव है कि पिछली गवर्नमेंट में ये हुआ है। यार उस पर मैं नहीं जाता कि हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अगर वहाँ पे आप समझते हैं कोई गलत काम हुआ है तो आप ज़रूरी है कि वो काम बजाय बेहतरी लाने के, बजाय अच्छा काम करने के या उसको ज़्यादा इम्प्रूव करने के, आप अगर यही कहते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट ठीक थी। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की बात ना करें। ना तो इतने कभी ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं, ऑर्डिनेंस उस वक्त जारी होते थे जब बहुत ही कोई अर्जेंसी होती थी और असम्बली उस वक्त सेशन में नहीं होती थी या लाइकली नहीं थी कि चंद दिनों में होगी, तो भी तो असम्बली को इसलिए नहीं बुलाया जाता या बर्खास्त किया जाता है कि ऑर्डिनेंस जारी करने हैं। डे 1 से इनके छोड़े इनकी तकरीरों को, अगर उस वक्त इनके जो प्राइम मिनिस्टर उनकी तकरीरें सुने नेशनल असम्बली में जब वो मेंबर थे पिछले असम्बली में इमरान खान साहब, तो उस वक्त जब आते थे, एक तो उस वक्त भी उनका एटीट्यूड ये था, तकरीर फरमाते थे, अपनी तकरीर करते थे और बैठते भी नहीं थे चेयर पे और चले जाते थे। अगर आपको याद हो, आपने वो भी स्टाइल देखा। और ये कहते थे जब मैं आऊँगा तो ये पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफा होगा, पार्लियामेंट चलेगी, पार्लियामेंट काम करेगी, मैं आऊँगा, मैं जवाब दूंगा, मैं हर वेडनेसडे को आऊँगा। ये इन्होंने अपनी जब प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया तो इस तरह इन्होंने आइडियलाइज किया अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को या अपनी हुकूमत को या पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कि इस तरह होगा जिस तरह हाउस ऑफ कॉमन से भी ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारा। अब हाल ये है कि ये शूरा जो ज़ियाउल हक की शूरा थी उससे भी बदतर अंडरमाइन किया हुआ है इन्होंने। और वहाँ पे कोई भी ये फिर कहते हैं जी फिर एक मुझे ऑर्डिनेंस बताएं जी, चले बदतर है ये असम्बली में, आपको बता रहा हूँ, ये उनसे नीचे है इसका जो फंक्शन है। कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इसके पे काम करने नहीं दिया जा रहा, ना ये काम हो रहा है वहाँ पे, लेकिन मैं ना ये अपनी रोल अदा कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो वो तो ये कहते हैं, वो कहते हैं भाई पार्लियामान को अपोजिशन नहीं चलने देती, जब हम आते हैं बात करते हैं वो कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर का वावेला शुरू कर देते हैं, वो आपको मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। सादिया इस पे भी मैं बात करता हूं क्योंकि मुझे पता है ये वो बात करते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि आप ये ऑर्डिनेंसेस देखें तो सरदार साहब लतीफ खोसा साहब बैठे हुए हैं तो ये बेहतर बता सकते हैं कि कितनी इमरजेंसी थी इसमें, या कितनी वो अगर कोई महीने बाद या 2 महीने बाद अगर बिल आके वहां से पास कराया जाता तो क्या कोई क्यामत आ जानी थी। जरा ये सारे पढ़ के देख लें कौन से हैं कि जिस तरह के ये लेके आए हैं
मैं छोटे आर्डिनेंस हैं, कोई अजीब सा है, कोर्ट का है कि जी लिबास है सब वो सुप्रीम कोर्ट का, सुपीरियर जुडिशरी का, खैर ये बेहतर रोशनी डालेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि ये बात करते हैं कि जी ये चलने नहीं देते। मैं आपको बताऊं कि कौन सा ये जो बिल है ये या ला इन्होंने पास करने की कोशिश किया या हमारे साथ बात किया, हमने नहीं पास किया। अभी मलिका बुखारी साहब इत्तेफाक से लॉ मिनिस्ट्री में है, तो इनको भी पता है कि जब बैठते हैं, बाद मीटिंग में ये होती हैं, वहाँ पे जब बातचीत होती है तो हम पूरी अपनी कोऑपरेशन एक्सटेंड करते हैं। हाँ, ये ज़रूर हम कहते हैं कि ये आप ऑर्डिनेंस लेके आए, इस पर हमारी अपने भी एक इनपुट है, देना चाहते हैं। उसमें हमारे कुछ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, वो इनकॉर्पोरेट करें, वो हमारे साथ डिस्कस करें। हमारे पास जब पीपल्स पार्टी का टाइम था तो उस वक्त भी जब लेजिस्लेशन होती थी तो अपोजिशन को वो ड्राफ्ट देते थे, उसमें डिस्कस करते थे, और पर हम जो अमेंडमेंट्स पर हमारे ख्याल में होती थी प्रपोज करते थे, जो वर्केबल होती थी, मेरी बात सुन ले, उसको वो अकोमोडेट कर लेते थे। इसी तरह 5 साल, ये तो उस वक्त मेंबर नहीं थी मलाइका साहबा, लेकिन जो इनके मेंबर पुराने हैं, जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, उनको पता है पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मुश्तरका तौर पे हम बुला के ये कहते थे ये ड्राफ्ट है हमारा, आप इसको देख लें और क्या इसमें आप कोई अपनी सजेशन दे सकते हैं। और जो बेहतर अगर 10 देते थे तो 2, 4, 5, 6 जरूर इनकॉर्पोरेट करते थे। तो मेरा नहीं कोई बिल्कुल नहीं हो रही। अभी हमने इनके साथ एक मीटिंग की, मैं लेटेस्ट बताता हूं, ये जो आपने कहा ना ये जो 11 पहले मैं मलिका बुखारी साहिबा से जवाब दूं, जो आपने नुक्ता यहां रेज किया है ना सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम नहीं होता, मुझे ये बताएं, जब इन्होंने 11 बिल जिस तरह 11 बिल पास किए, मैंने कहा आपका जवाब, जिस तरह 11 बिल इन्होंने उसी का मुझे जवाब लेना है। नहीं, 11 बिल आपने नहीं सादिया, आपको नहीं पता किस तरह 11 बिल इन्होंने पास किए। कभी तारीख में इस तरह हुआ है कि आके बगैर सुने सुनाए, बगैर बात किए इन्होंने आधे घंटे में 11 बिल निकाल दिए? ये आज तक तारीख में 70 साल या जितनी दफा ये समझिया नहीं है कभी हुआ है। तो इस तरह की बात ना अच्छा, करें। पहले मुझे मलिका बुखारी साहिबा से पूछने दें, जो आपने कहा ना कि सेनेट, नेशनल असेंबली, उनके सेशंस भी चल रहे होते हैं, क्योंकि 2 ही सूरतें हैं, या तो सेशन ना हो रहा हो या फिर दूसरा ये कि बहुत ही कोई हंगामी हालात हो जाएं, फौरन कार्रवाई करनी हो। तो अर्जेंसी क्या थी मलिका बुखारी साहिबा? अभी राना तनवीर साहब का ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने ऑर्डिनेंसेज हैं इसमें ऐसा क्या था, कौन से हंगामी हालात थे? देखिए सादिया, पहले तो मैं लतीफ़ खोसा साहब के साथ जो आपने सवाल किया, क्योंकि आपने पीटीआई के प्रोविंशियल मिनिस्टर की अहलियत पर बात की है, उनकी एजुकेशन पर बात की है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आपके सामने पेश करूं। देखिए, पहली बात तो ये सादिया, देखें बहुत से जब आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो पार्लियामेंट शुड रिप्रेजेंट द सोसाइटी दैट इट कम्स फ्रॉम। जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदे होते हैं, दे शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स पीपल। सो सारे लोगों के पास ऐसी एजुकेशन नहीं होती या ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जिसकी थ्रू वो डिग्री ले सके। पहली बात तो ये है। सो प्लीज कीप बेयर दैट पॉइंट इन माइंड कि हर इंसान के पास ऐसे मौके नहीं होते कि वो। दूसरी बात ये है दूसरी बात ये है कि कहाँ लिखा है कि अगर एक इंसान के पास डिग्री नहीं है तो वो अहल नहीं है टू बिकम अ मिनिस्टर, कि उसके पास इंटेग्रिटी नहीं है, उसके पास कोई और ऐसे स्किल्स नहीं है जिसके थ्रू वो पीटीआई की एजुकेशन की विजन इंप्लीमेंट कर सके। और तीसरी बात ये है कि ये बात कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि जी उनके पास डिग्री नहीं है, ऐसा इंसान तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता पॉलिसी। आप मुझे बताइए, इनके पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, बड़ी आला यूनिवर्सिटी है, मैंने भी ब्रिटेन में तालीम हासिल की है, आला पाइक यूनिवर्सिटी, उनकी मदर भी वहां से पढ़ी हुई थी। तो उनके सूबे के अंदर इतनी पसमानदगी क्यों है? उनके सूबे के अंदर, उनके सूबे का पाकिस्तान के सबसे पसमानदा इलाके के अंदर शुमार क्यों होता है, जहाँ 53% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। उनके सूबे के अंदर 1300 लोग थरपारकर में 3 साल में मर चुके हैं बिकॉज उनको ग़िज़ा नहीं मिली। उन्हीं के सूबे के अंदर 187,000 रिपोर्टेड फिगर्स हैं। वो लोग तो बुरे हैं ना, वो लोग तो बुरे हैं। You were supposed to make a difference. आप तो अच्छे लोग हैं, आपने तो तब्दीली लानी थी। सादिया, the point in case द फैक्ट कि आप ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड हो डजंट मीन कि आपकी एजुकेशन, आपकी अहलियत, आपकी विजन के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। आपकी एजुकेशन सिर्फ आपको अहल नहीं करती टू बिकम अ गुड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टू बिकम अ गुड लीडर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। दैट्स ऑल। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।